बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज हम नया सबक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है मुलम्मा। हाजरा मसरूर उसकी मुसन्निफ़ा हैं। हाजरा मसरूर जो हैं, मुझे तो पर्सनली इनकी तहरीरें बहुत ही पसंद हैं। बहुत माशरती अंदाज़ में जो माशरे की खूबियाँ हैं या ख़ामियाँ हैं या उनके अंदर छुपी हुई छोटी छोटी बातों को ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी तहरीरों में लेकर आती हैं और मुझे पर्सनली इनकी लिखी हुई तहरीरें बहुत पसंद हैं। आपके जो किताब है उसमें सबक शामिल हुआ है इनका मुलम्मा, और ये अफ़साना है। पहले आप लोगों के ने कभी भी किसी बुक में अफ़साना नहीं पढ़ा तो ये नई सिन्फ़ है आपके लिए। और अफ़साना छोटे पैराए में थोड़ी सी छोटे सी यानी कि तरीक़ाकार से या लफ्ज़ों के और एक बहुत बड़ी बात कह देना, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका अफ़साना है और मुझे ये पर्सनली भी बहुत पसंद है। तो आए हम इसका तारुफ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। इनके वालिद डॉक्टर तहवर अली खान सरकारी मुलाजम थे। वालिद के तबादला की वजह से उनकी तालीम कई शायरों में उनकी अचानक वफ़ात के बाद हाजरा का सिलसिला ताईम मुनक़ते हो गया, यानी कि वो वालिद की फ़ात के बाद वो तालीम जारी ना रख सकी। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मैसर था, क्योंकि इनके वालिद जो थे ये भी अदबी ज़ौक़ रखते थे। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गईं। कुछ अर्सा वो अहमद रीम कासमी के साथ अहमद रीम कासमी आपको खुद ही बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है, वो खुद बहुत बड़े राइटर हैं, के साथ रिसाला नकूश की अदारत में शरीक रहीं, यानी कि वहाँ पर ये काम करती रही। उनकी शादी मरूफ सहाफ़ी अहमद अली जो मदीर के डॉन जो अखबार था उसके मदीर थे उनसे हुई। ख़वातीन अफ़साना नगारों में हाजरा मसरूर ने ख़ासी शोहरत हासिल हुई। उनके ज़्यादातर अफ़सानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझनें हैं। मारूफ अफ़साना नगार और नक़ाद मुमताज़ शीरी लिखती हैं। नक़ाद तनकीद करने वाले कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफ़साने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी ने लिखे हैं। और बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल करती हूँ, एग्री करती हूँ कि ये वाकई ऐसी ही बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अफ़साने लिखे हैं और एक अफ़साना दूसरे से ज़्यादा अच्छा होता है। उनके मुतअद्दद अफ़सानवी मजमूए शाया हो चुके, मुतअद्दद काफ़ी तादाद में, मसलन चरके, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह। वो लोग के नाम से उनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाया हो चुका है। हाजरा के अफ़सानों का कुल्लियात सब अफ़साने मेरे 1991 में लाहौर से शाया हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। एक बहुत बड़ा नाम मुलम्मा। अब मुलम्मा का क्या मतलब होता है? मुलम्मा का मतलब होता है कि किसी भी धात के ऊपर सोने या चांदी का की एक तह चढ़ा दी जाए या परत चढ़ा दिया जाए तो वो सोने या चांदी की तरह ही वो धात लगने लग जाती है। इसका मतलब होता है कि उसके ऊपर मुलम्मा चढ़ा दिया है। तो ये इसका मौजू इसलिए इन्होंने रखा है कि यहाँ पर ये तदरीसी मकासद में जब हम आते हैं तो यहाँ पे पहला जो है कि हाजरा मसरूर के अफ़साना नगारी का तारुफ़, और उसके बाद है कि मुआशरे में ज़ाहिर व बातन के दोगलेपन की निशानदेही करना। कि अमूमन हम लोग दिखावे के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, इनके ज़ाहिर हमारा कुछ और होता है, बातन में कुछ और हम और तरह के होते हैं। तो ये दिखावे के लिए बहुत सी चीज़ें माशरे में हम करते हैं। तो ये इनके अफ़साने का जो मौजू है वो यही है कि बाज़ लोगों को दिखावे की आदत होती है। इनके सियाती पस मंज़र की नकाब कुशाई की गई है कि बताया गया है कि ये किस तरह से लोग दिखावे के लिए कितना कुछ करते हैं। तलबा को अफ़साने की सिमत से वाक़ियत कराना, तलबा पर अच्छे अफ़साने की खूबियाँ उजागर करना। जब आप ये पढ़ते चले जाएंगे, पिछले लेसन में हमने ये इसकी डेफिनेशन अफ़साने की पढ़ी थी ना, कि जिसमें लिखा हुआ था कि एक ऐसी फ़र्ज़ी कहानी होती है जो मुख्तसर भी होती है, दिलचस्प भी होती है, और उसके जो किरदार होते हैं वो वाक़याती उन तासुब के साथ साथ फ़र्ज़ी होते हैं, और आपको वो चलते फिरते हुए ऐसे महसूस होता है जब हम अफ़साना पढ़ रहे हों कि ये जो किरदार हैं वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो शुरू करते हैं सबक। रेलवे स्टेशन का मंज़र है। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी, स्याह काले रंग के,
पलटी हुई निकाब, यानी कि निकाब उसने ऊपर की हुई थी। कुछ मुताज्जब सी निगाहें, मुताज्जब हैरान, हैरान सी। रात के 11:30 बज चुके थे, गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अभी तक बंद थीं। उनके गाड़ी में आने में भी 15 मिनट थे और टिकट घर की खिड़कियां अभी तक खुली नहीं थी। उसकी हैरान नज़रें बंद खिड़कियों से साथ टकरा टकरा कर उकता गईं कि वो बार बार उन बंद खिड़कियों की तरफ देखती कि कब ये खिड़की खुले और वो टिकट खरीद सके। तो ऐसे लगता था कि जैसे उसकी नज़रें बार बार उस खिड़की से टकराती थी और वापस आ जाती थी, और अब वो तंग पड़ना शुरू हो गई थी, उकता गई थी, तंग आ गई थी। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन और बेंचों पर सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफ़र करना ही नहीं है। रेलवे स्टेशन के जो प्लेटफार्म था वहाँ पर उसने देखा कि बहुत से लोग ज़मीन पर, कुछ ज़मीन पर और कुछ बेंचों के ऊपर ऐसे बेफिक्र होकर पड़े सो रहे थे कि जैसे ये ज़िंदा ना हों बल्कि लाशें हों और इनको कोई सफ़र ही ना करना हो। वो आहिस्ता से कुली की तरफ मुड़ी जो उसका हल्का फुल्का अटैची केस मुख्त सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। ये उसके पास कुल सामान था, एक अटैची केस था और एक बिस्तर था। कुली अब तक टिकट घर नहीं खुला। अब उसने उसको इतला दी कि अभी नहीं खुला। यू गाड़ी हमेशा लेट रहा था। अब वो अपनी ज़बान में बोल रहा था कि यो गाड़ी कि ये गाड़ी हमेशा लेट रहत है, कि हमेशा लेट ही रहती है। कुली ने अपनी धुंधली सी तनहा आँख, यानी कि उसकी एक आँख थी, दूसरी आँख जो थी ना वो किसी वजह से ज़ाया हो चुकी थी, उसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, जमा दी। और जैसे उसकी दूसरी फूटी आँख का धंसा हुआ पपोटा अपनी बेमायगी पर फड़कने लगा। बेमायगी कम कीमत होने पर। तो कहाँ बैठूँ मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नज़रें बखेर दी, उस पर डाल दी। यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस उम्दा सामान गरीब कुली की नज़र में कोई हकीकत नहीं रखता। यह सोचकर उसका दिल बैठने लगा। वो परेशान होने लगी और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली रोटी सड़क तरफ देखने लगी। नीम तारीख, उस पर कम रोशनी थी। इस पर अक्का दुक्का कहीं कहीं चरख चूँ करते हुए, यानी आवाज़ निकालते हुए यक्के की मैली चिमनियों वाली बत्तियों से कसीफ सी रोशनी सड़क पर रींग रही थी। कसीफ सी हल्की सी रोशनी निकल कर सड़क पर रींग रही थी, चलती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन उसका ख्याल फ़ौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की हूँ, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबल लेकिन परेशान हार लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन। अब उसने खुद को ये, चूँकि वो कोई अमीर घराने से ताल्लुक़ नहीं रखती थी बल्कि एक आम से घराने की लड़की थी, और अपने आप को मिसाल वो ये इस तरह से दे रही थी कि जैसे ये यक्का किसे कहते हैं, ये जो सामान उठाने वाला एक गाड़ी के जिसके आगे जो है वो जानवर, गधा या घोड़ा जो है उसको जोता होता है और उसके साथ वो चलती है। तो उसकी जो लालटेन थी वो साफ़ ना होने की वजह से वो हल्की हल्की हो जाती थी कि उसमें से रोशनी कम ही निकलती महसूस होती थी। अब कुली बोला क्या कि रखे देत हैं सामान उसी जगह। अब उस कुली ने कहा कि मैं यहीं रख दूँ सामान। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, उसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिड़र पैदा हुई। करारे बूट, नए बूटों की। जब नया कोई भी जूता पहनते हैं तो उसके अंदर से चिड़र की नए उसकी निशानदेही करती है कि ये नए बूट है। और एक साया लरजता हुआ बढ़ने लगा, कि हिलता हुआ एक साया जो था वो आता हुआ अपनी तरफ महसूस हुआ। आखिर स्टेशन की तेज़ रोशनी में उसने देखा है कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी की तरफ आ रहा है। ओवरकोट, लंबा कोट। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। नौजवान टाई की गिरा कसता, टाई की जो गिरा थी उसको उसने सख्त कर लिया, अपने आप को सेट किया और इस पर एक चुभती हुई नज़र डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। वो हैरान हो गई। होगा कोई अमीर ज़्यादा, भला वो 3rd क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जैयत है। कुल्ली लड़की की खामोशी से झुंझला कर बोला। अब वो परेशान हो गया कि लड़की मुझे क्यों नहीं बता रही है कि मैं उसका सामान रखूं या ना।
बको मत, मैं यहाँ हरगिज़ ना बैठूंगी, वो ऊंची आवाज़ में बोल रही। अचानक वही नौजवान टिकट करके पीछे से निकल आया। कुली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते, वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा, लड़की कुली से ही मुखातब थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का, नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई, खामोश हो गई, चुप हो गई, हैरान हो गई। कुली चलो, वो बड़े रोब से कहने लगी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची हील की सैंडल ज़मीन पर एक दिलचस्प शोर बखेर रही थी। मजूरी मेम साहब, मजूरी का मतलब यानी मजदूरी मांग रहा है। कुली ने उसके चर्मी बटवे से मुतासर होकर कहा। चर्मी, चमड़े से बने हुए बटवे से, यानी कि वो कीमती बटवा था। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज़ के सामने खड़ी जनवरी की कपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पसीना पूंछ रही थी, यानी कि वो घबरा गई थी और घबराने से उसके माथे पर पसीना आ गया था। काहे, कुली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना, समझे तुम। गाड़ी पर सामान भी रखवा देना और देखो जैसे ही टिकट खुले मुझे बताना, आकर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। कुली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया। नारियल जैसा सर यानी इसके सर पर बाल नहीं थे और वो मुंडा हुआ सर था। और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी, मुस्तरबाना बेचैन होकर। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुलबला रहा था, करवटें बदल रहा था। अजीब मुसीबत है। और दिल दिल में कहने लगी, ये काम वक्त मर्द हर मौका पर आ धमकते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा ही नई बात। अब उसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होल्ड ऑन। एक अटैची केस उसके बाद था और होल्ड ऑन बिस्तर बंद। अच्छे ज़माने की यादगार हैं। चर्मी बटवा एक सहेली का तोहफ़ा और ये बुरका चलते वक्त हाला जान का मांग लिया था। इनकी चीज़ें उसके पास सिर्फ वही थी जो मांगे के लिए हुई थी। कि मुसाफिर औरतें मैले कुचैले बुरके वालियाँ देखते ही देखते फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का हाथ मिला था। अब वो पीछे अपनी सूरत हाल बताने लगी है कि वो कैसे घर से निकली है स्टेशन पर और गाड़ी पर सवार होने के लिए, और क्यों जा रही है वो। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो बाई के मरने पर बाबुर और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपये जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ ले जाओ। अकील उसका भाई का नाम है, छोटा भाई है उसका। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही उसकी बात तो मुझे सहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। अब वो थोड़ा सा उसने एहतजाज किया कि मैं अकेली क्यों नहीं जा सकती हूँ, कि मैं कोई लड्डू पेड़े की तरह की नहीं हूँ कि जिसको देखकर कोई भी इसको खा लेगा, और अगर अकील जो है वो मेरे साथ होगा तो वो उसको उगल देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। हर सलमा रज़िया भी तो लड़कियाँ कैसे मज़े में तनहा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा, भाई वो बड़े आदमी की लड़कियाँ हैं। मैंने जवाब दिया, वह तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के जुर्मट में सफ़र करना चाहिए, यानी कि बिला मुबालगा बढ़ा चढ़ा कर अगर बात को बग़ैर बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए तो उन्हें तो दर्जन लोग नौकरों के साथ सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र ख़र्च निकलना मुश्किल है। कुजा एक नन्हे मुहाफ़िज़ के साथ, कुजा के कहाँ एक साथ में एक बच्चे को भी ले चलूँ, इसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। गरज घंटों में उनसे बहस की, तब कहीं जाकर कील साहब के पैरे से निजात मिली। खांसी की खूं से वो चौंकी। कंबल की गठरी खुली और एक जुड़ियों का मारा बगले के पर जैसे सफ़ेद बालों का चेहरा उसके सामने था। जुड़ियों का मारा कि उसके चेहरे पर जुड़ियाँ थी और बगले के पार, ये बगले के पार जैसे सफ़ेद कलर के होते हैं ऐसे ही सफ़ेद रंग का चेहरा उसके सामने था। अपनी डीली डाली फ़राक, तरशे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई असाई बुढ़िया मालूम हो रही थी। लड़की ने एक सख्त तनकीदी निगाह इस सूखी मुंडी बुढ़िया पर डाली, सूखी मुंडी बहुत ही कमज़ोर बुढ़िया पर डाली। फिर दिल में खुश्क साथ पर अफसोस करने लगी कि अब मेरे साथ इतनी बूढ़ी सी औरत बैठी है। काश इस पोखर के पानी की तरह साकत बुढ़िया के बजाय कोई समुंदर किसी बेचैन नौजवान लड़की यहाँ आती। पोखर के पानी से क्या मुराद है कि ऐसा खुश्क तालाब जिसमें थोड़ा सा पानी रह गया हो।
तो वो पानी जो है थोड़ा होता है, इसलिए वो साकत होता है, रुका हुआ होता है। जो उसके रेशमी स्याह बुरके को दहकते हुए चेहरे को रश्क से देखती, खुश होती उसको देखकर। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ हो रही। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे 3rd क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नज़र ना आया। लड़की ने इत्मीनान से टिकट ले लिया। चीखती चिंगाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफार्म के सीने में दर आई, यानी कि वहाँ पर मौजूद हुई। जब लड़की कुली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली, वेटिंग रूम जहाँ पर वो ऐसा कमरा जिसमें मुसाफिर इंतज़ार करते हैं गाड़ी का, तो उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पड़ी। वो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हुआ हो, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काऊं काऊं और काऊं काऊं आपस में बातें करने की आवाज़ और जेवरात की झनकार, जेवरात जो उन्होंने पहने हुए थे उसकी आवाज़, या जैसे आदि मुजरम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ को मिला रही है ख़वातीन के ज़ेवरात और लबा उसको की आवाज़ को, कि जैसे कोई आदि मुजरम जो होते हैं वो जब कैद में हों तो उनकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ जो होती हैं वो आपस में आवाज़ पैदा करती हैं। उस पर उस पुरतरफा दोनों तरफ मर्दों को उनकी हदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए, और ये एक दूसरे आदमी इस क़यामत के मौके पर गड़ा फाड़ा फाड़ कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। ये आवाज़ें जो थी वो उसको सुनाई दे रही थी। आज का लेसन हमारा इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। ओके, इसके अल्फाज मानी अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न करने हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।